स्टूडेंट, हम अब इस कहानी का सविस्तार अर्थबोध प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। चौक से निकलकर यानी कि जो चौराहा है वहाँ से बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड, और जो बड़ा साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे यानी कि एक चाय या कॉफ़ी की शॉप यानी कि दुकान, वही जगदीश बाबू ने पहली बार देखा था। किसको? मदन को। गोरा चिट्टा रंग। अब स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में से 2-3 वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मदन कैसा दिखता था। मदन का व्यक्ति चित्रण कीजिए। तो गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। मदन कैसा दिखता था? उसका रंग गोरा चिट्टा था, आंखें नीली थी और बाल सुनहरे थे और उसकी चाल मस्ती वाली थी। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी उसमें फुर्ती थी। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद वही उम्र उसकी रही होगी। यहाँ मदन कैसा दिखता था उसका वर्णन लेखक कर रहे हैं। उनकी जो भाषा शैली है वो वाचक को बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली है। अर्ध जली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। अब जब जगदीश बाबू उस कैफे में गए, उस समय की बात है, तो वो जो मदन था वह वहाँ से टेबल में से प्लेटें उठा रहा था और वह उनकी सामने ही था। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। मानो घंटों से होटल में आने वाले व्यक्तियों की वो प्रतीक्षा कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुरा भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सारा मीनू यानी कि वो स्माइल देके मुस्कुराहट के साथ पलके झुकाकर स्वागत किया, तो उसी में उसका मेनू यानी कि जो खाने की चीज़ें होती है उसका जो लिस्ट होता है वही दिख रहा था। जैसे कि वो कह रहा हो कि आपको क्या चाहिए। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह मुस्कुराकर चला गया और थोड़ी ही मिनटों में चाय हाजिर कर दी थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है। प्रकृति का नैकट्य वो अनुभव करता है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों यानी कि 100 की संख्या में नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। फिर भी उसको सूनेपन की अनुभूति होती है। कई बार इंसान को बहुत सारे लोगों के बीच में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है और कई बार कुछ न होते हुए एकांत में उसको प्रकृति और मन की शांति का नैकट्य अनुभव होता है। लगता है जो कुछ है वह पराया है। लगता है कि जो कुछ है वह पराया है। बिछो या व्यक्त की
अनुभूति होती है और कितना अपनत्वहीन है, अपनत्वहीन यानी कि अपना न होने की भावना, पर वह अकारण ही नहीं होता। इसे एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है। बिछो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में, बिछो यानी कि किसी से बिछड़ने की या विरक्ति की, अलग होने का जो दुख होता है वही मूल होता है कि किसी को लगता है कि वह अकेला है। जगदीश बाबू दूर देश से आए अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपत्वहीन है। क्यों उनको ऐसा लगता है कि वह यहाँ अकेले हैं? क्योंकि वह दूर देश से आए हुए, वह उनका विस्तार नहीं, इसलिए सब लोग उनको पराये लगते हैं। वह विस्तार भी उनको पराया लगता है और उनको अपनापन है वो महसूस होता नहीं है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। शायद कुछ दिनों तक रहकर और अभ्यस्त यानी कि खुद इस वातावरण में घुल मिल जाने के बाद उनको अपनेपन की यहाँ पर अनुभूति होने लगी। स्टूडेंट, हम कई नई जगह पर जाते हैं तो हम तुरंत घुल मिल नहीं जाते, थोड़ा वक्त लगता है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हो, नया एडमिशन आपका हुआ है तो थोड़े दिन आपको सबसे नए दोस्त बनाने में, जाने आने में थोड़ा अलग लगता है, फिर आप सबके साथ घुल मिल जाते हैं। वैसे ही जगदीश बाबू को हो रहा था, पर आज तो लगता है वह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल। उनको यहाँ बैठकर अनायास ही, अचानक ही क्या याद आने लगता है? तो उन्हें अचानक ही कैफ़े में बैठकर गांव के पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, निकट शहर के कैफ़े और होटल याद आने लगते हैं। चाय साहब, देखो अब मदन आकर उसको बोलते हैं कि साहब आपकी चाय। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। राखदानी, सिगरेट का जो राख होती है उसको ऐसे झाड़ने की एक कटोरी जैसा आता है वह। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ से जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्हें अपनी शंका का समाधान कर लिया। देखो, बच्चे की आवाज़ सुनकर उनको कुछ भाव उत्पन्न हुए, जो उनको रिक्तता लग रही थी, खाली सा लग रहा था, वह दूर होने लगा और उस लड़के से नाम पूछने लगे। क्या नाम है तुम्हारा? किसने पूछा? जगदीश बाबू ने। मदन ने उत्तर दिया। मदन? अच्छा मदन, तुम यहाँ के रहने वाले हो? मदन जवाब देता है, पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का हूँ साहब जी, अल्मोड़ा का हूँ। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। विशेष जानने का उनके मन में इच्छा थी तो उन्होंने पूछा। मदन कौन से गांव का था? वो उनको पूछना था। मदन कौन से विस्तार का था? तो अल्मोड़ा विस्तार का था। और उसका गांव कौन सा था? तो इसी प्रश्न के उसे संकोच में डाल दिया। इसी प्रश्न ने मदन को संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। देखो, गांव का नाम बोलने में वो संकोच अनुभव करने लगा और बात को टालते हुए बोला, साहब थोड़ा दूर है, 15-20 मील दूर है अल्मोड़ा से। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। ज़्यादा आग्रह करना, जोर देना यानी ज़्यादा आग्रह से पूछा।
डोटिया लगो, वह सकुचाता हुआ सा बोला। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसका नाम ही बहुत विचित्र सा था उसके गांव का, डोटिया लगो। जगदूश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। देखो, दो अजनबी अनजान शहर के दूसरे प्रदेश में गए हैं और वहाँ मालूम पड़ता है कि वह एक ही प्रदेश के हैं और जो प्रसन्नता होती है वह प्रसन्नता मदन को होने लगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा। वह अपनी गांव को याद करने लगा, जैसे कि अपने अतीत को याद कर रहा हो। अतीत, गांव। अब मदन को क्या याद आ रहा था अपने अतीत का? वह प्रश्न पूछा जाए तो आप लिख सकते हो। अतीत में गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा यानी कि माँ, बाबा, दीदी, बूली यानी कि छोटी बहन, दाजी बड़ा भाई। देखो उसको क्या याद आया? गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, अपनी माँ, बाबूजी, अपनी बहन, बड़ी बहन और अपनी छोटी बहन बूली उसको याद आई और बड़ा भाई जो जिसे प्यार से दाजू कहा जाता है उनके प्रदेश में, वो उनको याद आ गया। तो स्टूडेंट, अब इस गद्य की अगली कहानी हम अगले वीडियो में समझेंगे। इसकी पीडीएफ गद्य की आपको भेजूंगी, आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अस्तु।